अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8 एंड ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर मेरा मैट्रिसेस का था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस बताया था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था और उसके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज हम इसको एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। आज मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.2 को सिलेक्ट किया है। जो एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसके बाद जितने भी वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ये बताना था कि इक्वल और नॉन इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। यानी अगर दो मैट्रिसेस की एंट्रीज सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाला है। वो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो मैट्रिसेस दिए हुए, दो इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए, यानी a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 2d। इसका मतलब क्या है कि ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। कैसे पता लगा कि ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी है, विच टेल्स दैट दीज आर द टू इक्वल मैट्रिसेस। और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में मैं आपको बताया था कि ऐसे मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। मिसाल के तौर पे a प्लस सी जो है इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट इस जो सेकंड हमारा मैट्रिक्स है जो राइट हैंड साइड पे है उसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगा। इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 होगा, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमेशा इक्वल होती हैं। लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल पुट करने के बाद हम 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको जैसे साइमल्टेनियसली हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दी हो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू समथिंग तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग क्यों करें? क्योंकि दो इक्वल मैट्रिसेस हैं, लिहाजा इनको कंपेयर करें वन बाय वन। a प्लस सी को 0 के साथ, a प्लस 2b को -7 के साथ, c माइनस 1 को 3 के साथ और 4d माइनस 6 को 2d के साथ। इसलिए लिखा जाता है कि बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल पुट कर देंगे। लिहाजा लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर ये सेकेंड एंट्री a प्लस 2b, उसकी सेकेंड एंट्री है -7 तो लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। लिहाजा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सिमिलरली c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये दो इक्वल मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्योंकि इक्वल होती हैं लिहाजा हमने वहाँ से 4 इक्वेशंस बना ली और उनको मार्क कर लिया 1 2 3 4। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर गिवन। तो इक्वल मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल पुट करने के बाद हमने 4 इक्वेशंस बना ली। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a b c और d की वैल्यूज निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको लॉजिकल देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पहली है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ना हमारे पास a की वैल्यू है ना c की, लिहाजा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड एंट्री a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यानी इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट एक है। जब तक दो कॉन्स्टेंट या दो वेरिएबल्स एक जैसे नहीं होंगे जिनको हम एलिमिनेट ना कर सके तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। ये लिखा हुआ है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? एक वेरिएबल है और दो कांस्टेंट, यानी c वेरिएबल है, -1 और 3 दोनों कांस्टेंट है। लिहाजा हम वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर लेंगे, जैसे गधे और घोड़े अलग अलग करते हैं। मैंने जितनी मरतबा भी आपको डिफरेंट लेक्चर्स में बताया है कि जब भी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को, लाइक को गधे और अनलाइक को घोड़े, यानी गधे और घोड़े अलग कर लेंगे, यानी लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लें, वेरिएबल्स लेफ्ट पे कर लें, कांस्टेंट राइट पे कर लें, तो उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा। यही करने लगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 था। अब ये 3 कांस्टेंट है और -1 भी कांस्टेंट है, जैसे इसको उसके पास ले जाएंगे। अब अलजेब्रिक ट्रांसपोर्टेशन का आपको जरूर पता है कि जब इक्वेशन की एक साइड से कोई इक्वेशन का कोई वैल्यू वेरिएबल या कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी।
अगर वो इधर मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती। ये बेसिक रूल्स हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। ऐसा लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 3 + 1, क्योंकि -1 है, जब उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ऐसा सी इज इक्वल टू 4, यानी पहली वेरिएबल हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखें a + c इज इक्वल टू 0, यानी अगर हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 4, हम इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a + c इज इक्वल टू 0 था, लिहाजा c की वैल्यू आई है 4, तो c की जगह वो वैल्यू 4 प्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे a + 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे +4 है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये उधर जाके -4 हो जाएगा। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि a की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a + 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू जो हमने निकाल ली है वो क्या आई है, -4, a की जगह -4 पुट कर दिया, तो लिखेंगे -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब अगेन जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के पास ले जाएं, तो लिखेंगे 2b इज इक्वल टू -7, और ये -4 था उधर जाके +4 हो जाएगा। ऐसा इक्वेशन बन जाएगी 2b इज इक्वल टू -7 + 4, विच इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू -3, क्योंकि -7 + 4 का जब हम आंसर निकालेंगे तो वो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी पता है आपको कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म हो तो माइनस करते हैं, साइन बड़ी वाली कर लगाते हैं, लेकिन अब आपको कैलकुलेटर लगा हुआ है, जैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। -7 + 4 का कैलकुलेटर आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा -3, लेकिन हमने वैल्यू निकालनी b की, जगह 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। लिखेंगे हैंस b इज इक्वल टू -3/2। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब जो चौथी इक्वेशन है वहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, वो वैसे निकल आएगी क्योंकि दोनों तरफ d मौजूद है, यानी जो वेरिएबल दोनों तरफ जो इक्वेशन की दो डिफरेंट साइड पे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो वहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखिए ये 4d है और ये 2d है, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाएं और ये -6 है कांस्टेंट, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब यूँ लिखेंगे 4d ऐसे ही आ गया, ये +2d था, इधर आएगा तो -2d हो गया, और ये -6 था, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो ये +6 हो गया। अब 4d - 2d करेंगे तो आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। बहुत आसान था कि दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन थे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल पुट करने के बाद 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे। फिर उन इक्वेशंस में देखेंगे कि जहाँ पे दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट पहले पाई जाएंगी उनको वहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, वो है इक्वेशन नंबर 3। फिर जब वहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। जब a की वैल्यू आ जाएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद b की वैल्यू निकालेंगे, और d की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 4 से ही हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेग्रीगेट करना है, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट पे ले आना है और जो कांस्टेंट है उसको राइट पे ले जाना है। और फिर रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का रूल है कि जब कोई नंबर इधर प्लस होता है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, जो माइनस होता है दूसरी तरफ जाके प्लस, अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसकी मदद से हम ए बी सी डी चारों की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसके भी जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, वो ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको सिखाई हैं उससे आपने MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको बताया था कि नल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, यानी ये उनकी मदद से MCQs हैं। लिहाजा इसमें भी जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं A B C D E, उनके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। जब मैंने अपना इनॉग्रल लेक्चर दिया था आपको, पहला लेक्चर जिसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें बताया था कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, उस गिवन मैट्रिक्स के अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। तो 3-4 पार्ट्स हैं इसमें से एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, पार्ट नंबर 4 यानी डी।
इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, आपको सिखाता हूँ। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है D इज इक्वल टू -3, 2, -4 और 5, यानी एक मैट्रिक्स गिवन है। मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इन तीनों का ताल्लुक है प्रोसेस के साथ, कि एक सर्टन प्रोसेस फॉलो करेंगे तब उसकी ये टाइप कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है D, उसके 4 आइटम्स दी हुई हैं 2 बाई 2 का, यानी इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। जब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, लेकिन एक सिंगल स्टेप में नहीं करना है, इसको 2 स्टेप्स में करना है, यानी स्टेटमेंट लिखने के बाद कैसे लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स D, यहाँ पे मैंने D लिया है तो इसलिए D लिखेंगे। अगर A होता तो लिखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A, B होता तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B, यानी जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके साथ ही स्टेटमेंट लिखेंगे कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू -D, यानी -D का क्या मतलब है कि इसके साथ यानी इधर भी माइनस प्लेस करेंगे और जो मैट्रिक्स गिवन है उसके बाहर भी माइनस का साइन लगाएंगे, यानी लिखेंगे माइनस इंटू -3, 2, -4 और 5। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी अंदर वाले साइन हैं उन सबको साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे। एक बात और याद रखनी है, अगर इसमें 0 होता तो 0 का साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है, यानी अगर 0 की एंट्री होती तो उसका साइन चेंज नहीं करते, बाकी तमाम नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे। तो लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन डालने के बाद ये -3 था, ये +3 हो गया, ये +2 था, -2 हो गया, -4 था, +4 आ गया और +5 था, ये -5 आ गया। यानी बहुत आसान था कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए जस्ट आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है और दोनों साइड पे माइनस का पहले साइन प्लेस करना है और बाद में जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज गिवन है उन एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, और अगर वहाँ पे 0 होता तो 0 का साइन चेंज नहीं करते, बिकॉज 0 हैज़ नो साइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। अगेन इसमें भी 4-5 सवाल दिए हुए हैं कि A, B, C, D, E, F एंड सो ऑन के डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हैं, उसको ट्रांसपोज करना है। अगेन पहले मैं आपको याद कराऊँ कि जो मेरा फर्स्ट इनॉग्रल लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने बताया था मैट्रिक्स की टाइप्स, तो उसमें ट्रांसपोज का भी तरीका बताया था कि ट्रांसपोज क्या है, ये भी एक प्रोसेस का नाम है कि किसी गिवन मैट्रिक्स के रोज को अगर कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। अब वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब है अगर आपने रोज को कॉलम में चेंज किया फिर कॉलम को रोज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। या तो आप रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें, तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। मसलन मैट्रिक्स यानी पार्ट 1 सेलेक्ट किया A, मैट्रिक्स A गिवन है जिसमें वैल्यूज दी हैं 0, 1 और -2। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या था कि जिसकी सिर्फ एक कॉलम होती है, और रो मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ एक रो होती है। लेकिन यहाँ पे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है आपको रो मैट्रिक्स दिया हो, कॉलम मैट्रिक्स दिया हो, स्क्वायर दिया हो, रेक्टेंगुलर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे, अब इसको चेंज करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे AT यानी A ट्रांसपोज। अब A को ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, लिहाजा A के ऊपर भी T डालेंगे और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी T डालेंगे। ये शो कर रहा है कि हम इसको ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1, -2 का होल ट्रांसपोज। अब क्या है, देखें कॉलम में वैल्यूज हैं 0, 1, -2। इस कॉलम को मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया, या वर्टिकल फॉर्म से मैंने हटा के इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। यानी इसको लिखेंगे 0, 1, -2 वर्टिकल फॉर्म में था, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया 0, 1, -2। दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान था कि आपने वर्टिकल फॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में चेंज कर दें या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन को वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर दें, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लिया, एक और क्वेश्चन पढ़ लिया है, पार्ट नंबर 3 यानी C इज इक्वल टू, अब ये देखें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी एक 3/2 का हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको ट्रांसपोज कैसे करेंगे। लिखेंगे C ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करके उस पर ट्रांसपोज का साइन डालेंगे कि अब हम इसको ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि कैसे करेंगे। सपोज मैं इसकी रोज को कॉलम्स बनाने जा रहा हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन को वर्टिकल फॉर्मेशन में चेंज करने जा रहा हूँ,
तो पहली जो हॉरिजॉन्टल रो है हमारी, उसमें दो एंट्रीज हैं 1 और 2। ये रो में इसको कॉलम में लिख दिया, देखिए 1 और 2, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म की बजाय वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली सेकंड है 2 और -1, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, यानी 2 और -1। फिर तीसरी रो में थी एंट्रीज 3 और 0, 3 और 0 को रो की बजाय कॉलम में लिख दिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। यानी 1 2 रो में था, उसको 1 2 को कॉलम में लिख दिया। 2 और -1 रो में था, उसको 2 और -1 को कॉलम में लिख दिया। 3 और 0 भी रो था, उसको भी कॉलम में लिख दिया। यानी अगेन इसमें जो पहली मैंने एग्जाम्पल, पहला जो पार्ट कराया था उसमें क्योंकि एक ही कॉलम था तो उस कॉलम को मैंने रो में लिख दिया। अब इसमें 3/2 यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स थे, तो उसको मैंने आसानी से चेंज कर दिया। यानी रोज को लेके कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को लेके रो में चेंज कर दें, तब भी बात एक ही है। ये तो भी बताया कि किस तरह रोज को मैंने कॉलम में चेंज किया। अब इसी को अगर मैं कॉलम को रोज में करता, देखें जो वर्टिकल फॉर्म है 1 2 3, ये वर्टिकल फॉर्म है, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया, देखिए 1 2 3। फिर दूसरा वर्टिकल फॉर्म में क्या था 2 -1 0, अब इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दें 2 -1 0, इसका मतलब है सेम आंसर आ रहा है। इसीलिए मैंने बताया था जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, यानी रोज को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रोज में चेंज कर लें, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एक करें दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद अपनी होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट्स दिए हैं, ए और बी। जिसका ए पार्ट है मैं करवाऊंगा, बी पार्ट आप खुद करेंगे। अब उसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और एंट्रीज क्या है उसकी 1 2 0 1। अब लिखा हुआ है शो दैट, जब कभी भी मैथ में कहीं पे भी शो दैट आ जाए, वेरीफाई दैट आ जाए या प्रूव दैट आ जाए, इसका मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना था कि उन दोनों का आंसर सेम है। तो शो क्या करना है, शो दैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए है, पहले उसको ट्रांसपोज करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको दोबारा री ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि टी की बारी 2 दफा है, यानी पहले ए को ट्रांसपोज करना है, फिर जब वो आंसर आ जाएगा उसको दोबारा से ट्रांसपोज करना है। जब उसको दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं। गिवन था हमारे पास ए, लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब पहला स्टेप क्या है, जो देखें ब्रैकेट के अंदर कि ए ट्रांसपोज चाहिए, जैसे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है, वही प्रोसेस करेंगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इसका है कि रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। मैं रोज को कॉलम में चेंज कर देता हूँ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 का होल ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है दोनों तरफ ट्रांसपोज का साइन अप्लाई करेंगे। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे। रो में 2 एंट्रीज दी हुई हैं 1 और 2, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 1 और 2। फिर सेकंड रो में थी 0 और 1, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया 0 और 1, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन 1 2 को वर्टिकल फॉर्मेशन में चेंज किया। इसी तरह 0 1 भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन थी, इसको वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके कॉलम को करता तब भी यही आंसर आता। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज हैं 1 0, इसको रो में लिख दिया, यानी वर्टिकल फॉर्म से हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। फिर जो सेकंड कॉलम था 2 और 1, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा 2 और 1, तो देखें तब भी आंसर सेम आ रहा है। यानी इससे ये बात तय हो गई कि जब भी हमने ट्रांसपोज करना है तो रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें, एक ही बात होती है। अब ए ट्रांसपोज कर दिया, अब इसको दोबारा ट्रांसपोज करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी जो ए ट्रांसपोज का हमारा आंसर आया ये वाली वैल्यू जो आई है ए ट्रांसपोज की, इसको दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं। लिखेंगे नाउ ए ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करने, लिखेंगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो यानी जो इसका आंसर आया था 1 0 2 1, इसको दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं। अब अगेन दोबारा ट्रांसपोज करना है तो उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। अब देखिए रो में था 1 0, इसको कॉलम में लिख दिया। रो में था 2 1, इसको भी कॉलम में लिख दिया, तो 1 2 0 1 आ गया। अगेन विच इज इक्वल टू ए, यानी जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसकी जो फॉर्मेशन थी रोज बाय कॉलम में वो थी 1 2 0 1। ये देखें 1 2 0 1 विच इज इक्वल टू ए। और यही हमने चीज़ साबित करनी थी या प्रूव करनी थी या शो दैट करना था कि जब कोई मैट्रिक्स ए होगा उसको ट्रांसपोज करें
और ट्रांसपोज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको दोबारा से ट्रांसपोज करें तो वो वापस उसी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, यानी जो ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स था उसी के इक्वल दोबारा वो आ जाएगा। अब असाइनमेंट ले लें, होम असाइनमेंट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है कि 4 में 4 या 5 पार्ट थे, एक मैंने कराया, बाकी आपने आसानी से करने हैं, क्योंकि जस्ट उनके साइन चेंज करने हैं, कि जो भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं और उसके बाद ये सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, यानी 2 स्टेप्स में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट करना है, उसमें भी 4-5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला और तीसरा पार्ट मैंने करवा दिया है। अब बाकी बी डी ई जो भी रिमेनिंग होंगे वो भी आपने खुद करने हैं। अगेन उसमें भी जस्ट रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज करना है प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 मैंने करा दिया है मैट्रिक्स ए के साथ। अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है मैट्रिक्स बी के साथ दिया हुआ है, और उसमें सपोज करना होगा बी मैट्रिक्स दिया होगा और यहाँ लिखा होगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी जस्ट नाम उसका चेंज हुआ है और वैल्यू चेंज है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होगा। एंड पे यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल टू बी आ जाएगा। इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 30 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इस तरह का है जैसे ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया है। इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है बुक की पेज नंबर 30 पे, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल डिटो इसी तरह का है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे आपको ए बी सी डी चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वहाँ पे ए और बी सिर्फ 2 की फाइंड करनी है। यानी आपको वहाँ चारों इक्वेशंस बनाने की बजाय सिर्फ 2 इक्वेशंस को बनाना है और उनको सिंप्लीफाई करना है और वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनमें से 1-2 पार्ट्स आपको कराऊंगा, जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.2 के करवाएं, और बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ताकि उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड।